अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे मुझको अपने होम टाउन पुणे में ट्रांसफ़र हुए कि फिर से ट्रांसफ़र, और वो भी झारखंड सीमा के पास एक आदिवासी इलाके में। हालांकि सरकार की तरफ से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, मगर परिवार की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। सभी चीज़ें मुहैया होने के बावजूद भी मेरी मजबूरी थी कि मैं पत्नी सीमा और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से पत्नी को बच्चों के साथ पुणे में रुकना पड़ा। अब महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही मेरा पुणे आना मुमकिन होगा। ये बात हम पति पत्नी दोनों ही बिना कहे समझ रहे थे। वहां पहुंचते ही अजय ने गर्मा गर्म चाय के साथ मेरा स्वागत किया। अजय मेरा सहायक होने के साथ साथ बंगले का चौकीदार और माली सब कुछ था। अजय बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी थी। पीते ही मैं बोला, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये चाय तुमने ही बनाई है। सही कहा साहब, ये चाय मैंने नहीं बल्कि मेरी बीवी ने बनाई है। अजय अपने दांत निकालकर हंसा। यहाँ खाने का क्या इंतज़ाम है? मैंने पूछा। आसपास कई ढाबे हैं, आपको खाना मिल जाएगा, और बढ़िया खाना चाहिए तो फिर शहर में अंदर जाना पड़ेगा। अजय ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया। कोई यहाँ बंगले पर आकर खाना बनाने वाला ये वाली नहीं है क्या? मैंने पूछा। साहब, मैं पूछकर बताता हूँ, कहकर अजय चाय का कप उठाने लगा। ये एक हरा भरा आदिवासी बहुल इलाका है। मुझे यहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे और अपने काम से काम रखने वाले लगे थे। मेरा सरकारी बंगला अंदर से काफ़ी बड़ा था और बहुत ही शानदार था। चारों तरफ से खुला खुला बंगला मुझको बेहद पसंद आया। एक बेडरूम में एयर कंडीशनर भी लगा था। मैंने अपना सूटकेस बेडरूम में रखा और नहाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस का टाइम हो रहा था। मैं नाश्ते के बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए। अब तो मैगी बनाने जितना टाइम भी नहीं था मेरे पास। पहले ही दिन मैं लेट नहीं होना चाहता था। वहीं कुछ खा लूँगा, ये सोचते हुए मैं तैयार होकर बाहर निकला तो वहाँ डाइनिंग टेबल पर एक डोंगे में ढका हुआ नाश्ता रखा देखा। ढक्कन उठाया तो करी पत्ते से सजे हुए गर्मा गर्म पोहे की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने तुरंत प्लेट में डाल लिया। खाया तो स्वाद सचमुच लाजवाब था, मगर तारीफ सुनने के लिए आसपास कोई भी नहीं था, अजय भी नहीं। शाम को घर लौटने के बाद मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि मुझे एक चीख की आवाज़ों ने चौंका दिया। बाद में बात करता हूँ कहकर मैंने सीमा का फ़ोन काटा और आवाज़ की दिशा में दौड़ा। आवाज़ सर्वेंट क्वार्टर से आ रही है। तो क्या अजय अपनी पत्नी को पीट रहा है? मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा। धीमी होती होती सिसकियाँ बंद हो गई तो मैं बंगले की तरफ पलट गया। सुबह उठकर मैं बंगले के गार्डन में सैर के लिहाज से चक्कर लगा रहा था, मगर मेरी आंखें सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ही लगी थी कि तभी मुझे अजय आता हुआ दिखाई दिया। साहब, कितने पैसे दोगे नाश्ता और 2 टाइम का खाना बनाने के? अजय ने अपनी बात रखी। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस चाय नाश्ता और खाना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कल सुबह था। साहब, इसका सीधा सा हिसाब है, 3 टाइम का खाना 3000 रुपये। अजय बोला। मंजूर है, पर है कौन? कब से शुरू करेगा? अरे साहब, और कौन? गंगा है ना, वही खाना बना देगी आज और अभी से। मैं भेजता हूँ उसे। कहकर अजय ने चाय का कप उठाया और गंगा को बुलाने चला गया। गंगा ने आते ही अपने सधे हुए हाथों से रसोई की कमान संभाल ली। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो मेरे सामने घूंघट निकालती थी, मगर कद काठी से वो अजय से काफ़ी कम उम्र की लगती थी। सुबह की चाय अजय अपने घर से लाता था। उसके बाद मेरा टिफ़िन पैक करके गंगा मेरा चाय नाश्ता टेबल पर लगा देती थी। शाम का खाना मेरे ऑफिस से लौटने से पहले ही बनाकर गंगा हॉट केस में रख देती थी। मैंने उसे अपने घर की एक चाबी दे रखी थी। अभी 4-5 दिन ही बीते थे कि मैंने फिर से सर्वेंट क्वार्टर से चीखने की आवाज़ सुनी। मेरे कदम उठे, मगर फिर पति पत्नी का आपसी मामला है सोचकर रुक गए। अगले दिन मैंने देखा कि गंगा कुछ लंगड़ा कर चल रही है। मैंने पूछा भी, मगर गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिन के बाद फिर वही किस्सा। इस बार मैंने गंगा के हाथ पर
चोट के निशान देखे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खाना बनाती गंगा का हाथ पकड़ा और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। गंगा दर्द से सिसक उठी। मैंने नज़र उठाकर पहली बार गंगा का चेहरा देखा था। कितना सुंदर, कितना मासूम। नज़रें मिलते ही गंगा ने अपनी आंखें झुका ली। अब तो वो अक्सर ही होने लगा। अजय शराब पीने के बाद गंगा की पिटाई करता था। गंगा अजय की दूसरी पत्नी थी। वो बेतहाशा शराब पीकर गंगा से संबंध बनाने की कोशिश करता और नाकाम होने पर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता था, मानो ये भी मर्दानगी की निशानी हो। गंगा के जख्म मुझसे देखे नहीं जाते थे, मगर मूक दर्शक बनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो चोट खाती रही, मैं उन पर मरहम लगाता रहा। एक दर्द का रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच। धीरे धीरे गंगा मुझसे खुलने लगी थी। अब तो खुद ही दवा लगवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती थी। कभी कभी घर परिवार की बातें भी कर लेती थी। मेरी पसंद नापसंद पूछकर खाना बनाने लगी थी। एक अनदेखी डोर से हम दोनों के दिल बंधने लगे थे। 2 महीने के बाद जब मैं घर गया तो वहाँ से लौटते वक्त मैंने गंगा के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीद ली थी। साड़ी पाकर गंगा खिल उठी थी। अगले दिन गंगा वो साड़ी पहनकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे यूं अपलक निहारता देखकर गंगा शर्मा गई। समय मानो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। हर सुबह मुझको गंगा का इंतजार रहने लगा। गंगा के आने में अगर जरा भी देर हो जाती थी तो मैं बेचैनी से घर के बाहर चक्कर लगाने लगता था। गंगा भी मानो रात भर सुबह होने का इंतजार करती थी। सुबह होते ही बंगले की तरफ ऐसे भागती थी जैसे किसी कैद से आज़ाद हुई हो। एक दिन मैं सुबह सवेरे बंगले के अंदर बाहर चक्कर लगा रहा था। सुबह के 8 बज गए थे, मगर गंगा अभी तक नहीं आई थी। अजय भी अब तक दिखाई नहीं दिया था। मैंने सुबह की चाय किसी तरह से बनाकर पी, मगर मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे तो गंगा के हाथ की बनी चाय पीने की आदत पड़ गई थी। चाय का कप सिंक में रखकर मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। अंदर किसी तरह की कोई हलचल ना देखकर मुझको किसी अनहोनी का डर हुआ। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। भीतर का सीन देखते ही मेरे होश उड़ गए। गंगा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अजय का कहीं अता पता नहीं था। मैंने गंगा को होश में लाने की भरसक कोशिश की, मगर उसने आंखें नहीं खोली। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बाहों में उठाया और बंगले तक लेकर आया। उसे बेडरूम में सुलाकर एसी चला दिया। मैंने पहली बार गंगा को इतना नज़दीक से देखा था। उसकी मासूम खूबसूरती देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरे हाथ गंगा के माथे को सहलाने लगे। साहब, मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। कहते कहते फिर गंगा बेहोश हो गई। ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन गंगा के सिरहाने बैठा रहा। 3-4 घंटे के बाद गंगा को पूरी तरह से होश आ गया तो उसने बताया कि अजय अक्सर शराब पीकर उससे मारपीट करता है। शादी के इतने साल बाद भी बच्चा ना होने की वजह भी वो गंगा को ही मानता है, मगर सच ये है कि अजय ही नामर्द है। पहली पत्नी भी उसे कोई बच्चा नहीं था, मगर अजय को खुद में कोई कमी नज़र नहीं आती थी। वो अपने आप को मर्द मानता है और इस तरह अपनी मर्दानगी दिखाता है। मैंने गंगा को पेन किलर की गोली दे दी तो थोड़ी देर के बाद वो मुझसे चिपक कर सो गई। मैंने भी उसे अपने से अलग नहीं किया था। 2 दिन के बाद अजय आया तो मैंने उसे बहुत लताड़ लगाई और समझाया भी कि अगर गंगा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसका असर ये हुआ कि अब अजय ने गंगा पर हाथ उठाना काफ़ी कम कर दिया था, मगर फिर भी कभी कभार उसके अंदर का मर्द जाग उठता था और तब डरी हुई गंगा मुझसे लिपट जाती थी। मेरी छुअन जैसे उसके सारे दर्द की दवा बन चुकी थी। एक अनाम सा रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच में, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई वादा नहीं था, किसी तरह के हक की कोई मांग नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मुझको अपने ट्रांसफ़र की चिंता सताने लगी। पहली बार मैंने चाहा कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो। मैं गंगा से दूर नहीं जाना चाहता था। हालांकि हम दोनों के बीच में कोई जिस्मानी रिश्ता भी नहीं था, मगर एक दूसरे को देखकर मन में अजीब सी सिहर हो उठती थी। जब मैंने गंगा को
अपने ट्रांसफ़र की बात बताई तो गंगा एकदम से कुछ नहीं बोल पाई और चुप रही। अगले दिन गंगा ने मुझसे आकर कहा, साहब, मैं जानती हूँ कि आपका जाना तो रुक नहीं सकता। आप मुझे अपनी कोई निशानी देकर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। गंगा बोली, दे सकोगे? तुम मांग कर तो देखो, मर्द की जुबान है तो तुम पलटना मत। कभी नहीं, कहकर मैंने उससे वादा किया कि वो जो मांगेगी उसे मिलेगा। आखिर एक दिन जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए थे। मुझे 1 हफ्ते के बाद यहाँ से जाना था। मैंने गंगा से कहा, तुमने कुछ मांगा नहीं? गंगा बोली, साहब, मुझे आपसे बच्चा चाहिए। गंगा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला, तुम होश में तो हो ना? मुझको मानो बिजली के नंगे तार ने छू लिया हो। गंगा मेरे आगे कुछ नहीं बोली और चली गई। अगले दिन शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। अजय अपने पीने की तलब मिटाने के लिए बाहर गया हुआ था। गंगा रात का खाना बनाकर जा चुकी थी। मैं खाना खाकर बेडरूम में ही जा रहा था कि ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मैंने बाहर की लाइट जलाकर देखा तो गंगा खड़ी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों आई हो? आपकी निशानी लेने आई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं दरवाज़ा नहीं खोल सका। सामाजिक मान्यताओं ने मेरे पैर में बेड़ियाँ डाल दी थीं। गंगा बाहर खड़ी बारिश में भीगती रही और यहाँ भीतर मेरे दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी। मैंने उसे बहुत समझाया और उसे घर वापस जाने को भी कहा, पर वो नहीं मानी और बाहर खड़ी भीगती रही। और आखिर इस जंग में दिल की ही जीत हुई। मैं गंगा को बाहों में भरकर भीतर ले आया। गंगा ने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया था और मेरे प्यार को सहेज लिया अपने भीतर हमेशा के लिए, मानो कोई मोती फिर से सीप में कैद हुआ हो। गंगा को पहली बार प्यार के इस रूप का एहसास हुआ था। पहली बार उसने जाना कि मर्द और औरत का रिश्ता इतना कोमल होता है, और मैंने भी शायद पहली बार ही सही मायने में मर्द और औरत के रिश्ते को जिया था। मेरा मन तो आज ही तृप्त हुआ था। अगले दिन मेरे ट्रांसफ़र के कागज़ आ गए थे और मैं चला गया अपनी नई पोस्टिंग पर। उसके बाद गंगा से मेरा कभी कोई संपर्क ही नहीं रहा। कई बार उससे मिलने का सोचा भी, लेकिन नौकरी और पारिवारिक कारणों की वजह से गंगा से फिर कभी दोबारा नहीं मिल सका। आज इस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं जब भी गंगा के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।